दुनिया की सबसे बड़ी और सोफिस्टिकेटेड ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट अब सेबी के निशाने पर है। इल्जाम क्या है? मार्केट मैनिपुलेशन। जनवरी 23 से लेके मार्च 25 तक ग्लोबल ट्रेडिंग जायंट जेन स्ट्रीट ग्रुप पर यह इल्जाम है कि उन्होंने इंडिया के डेरिवेटिव्स मार्केट को हाई फ्रीक्वेंसी स्ट्रैटेजी के जरिए मैनिपुलेट किया, जिसे सेबी अब मैनिपुलेटिव और अनलॉफुल कह रही है। फर्म का प्रॉफिट कितना था इस ट्रेड से? 4,843 सीआर, जो कि 43,289 सीआर का हिस्सा है जो उन्होंने इंडिया में इस पीरियड में कमाया। इंडियन फ्यूचर्स और ऑप्शंस मार्केट काफी एक्टिव हैं। सेबी के रेगुलेटरी चेंज से पहले हर हफ्ते एक इंडेक्स एक्सपायरी होती थी, जो नवंबर 24 में 1 वीकली एक्सपायरी पर एक्सचेंज की लिमिट लगा दी गई थी। बीएससी सेंसेक्स और बैंकेक्स ऑफर करता था, जबकि एनएससी निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिनिफ्टी ऑप्शंस देता था। इस चेंज से पहले इंडिया वर्ल्ड के सबसे बड़े मार्केट्स में से एक था ऑप्शंस ट्रेडिंग वॉल्यूम और टर्नओवर के हिसाब से। एक एग्जांपल लेते हैं 17 जनवरी 24 का। पहले तो बैंक निफ्टी ऑप्शंस का टर्नओवर उस दिन बैंक निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक्स के कंबाइंड वैल्यू से 353 टाइम्स ज्यादा था, और जब हम फ्यूचर्स और कैश को भी इंक्लूड करते हैं तो बैंक निफ्टी ऑप्शंस का टर्नओवर उनके अंडरलाइंग स्टॉक से 98 टाइम्स ज्यादा था। दूसरी बात, ऑप्शंस ट्रेडिंग की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा थी। ओवर 1.6 मिलियन यूनिक एंटिटीज ने बैंक निफ्टी ऑप्शंस ट्रेड किए, जबकि बैंक निफ्टी के कैश मार्केट और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में सिर्फ कुछ हजार एंटिटीज ही ट्रेड करती थी। ये सब लेवरेज की वजह से है। मान लीजिए अगर आपको 10 लाख रुपए के स्टॉक खरीदने हैं तो आपको बस 2 लाख रुपए का मार्जिन देना पड़ता है, जिससे आप बहुत कम कैपिटल से वही पोजीशन ले सकते हैं। अब जेन स्ट्रीट के मिसकॉन्डक्ट के बारे में समझते हैं। जेन स्ट्रीट एक ग्लोबल प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म है जो 2000 में स्टैब्लिश हुई थी, जिसमें 2600 से ज्यादा लोग काम करते हैं और ये 45 से भी ज्यादा कंट्रीज में ट्रेडिंग करते हैं। म्यूचुअल फंड्स या एसेट मैनेजर्स के मुकाबले जेन स्ट्रीट का इंडिया में कोई बाय एंड होल्ड प्लान नहीं था। जेन स्ट्रीट का यहाँ का प्लेबुक सिर्फ रैपिड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग था। ये इंडिया में 4 एंटिटीज के थ्रू काम करती हैं। 2 डोमेस्टिक एंटिटीज जेएसआई इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और जेएसआई 2 इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ साथ 2 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी कि एफपीआईज, जेन स्ट्रीट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड और जेन स्ट्रीट एशिया ट्रेडिंग लिमिटेड, जो मिलकर इंडेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस में मैसिव शॉर्ट टर्म प्लेस करते हैं। ये स्प्लिट क्यों? रेगुलेशन 20 के अकॉर्डिंग एफपीआईज को इंडिया में कैश मार्केट में सिर्फ डिलीवरी बेसिस पे ट्रांजैक्शन करने की इजाजत होती है, यानी कि वो सेम शेयर्स को इंट्राडे या सेम ट्रेडिंग डे के अंदर बाय और सेल नहीं कर सकते। अपने इंट्राडे कैश मार्केट ट्रेड्स को जेएसआई इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और जेएसआई 2 के थ्रू रूट करके जेन स्ट्रीट ने इस प्रोहिबिशन को बाईपास किया और रैपिडली बाय सेल एक्टिविटी करके इंडेक्स लेवल्स को मैनिपुलेट किया एक्सपायरी के आसपास, जबकि उनके एफपीआई व्हीकल्स ज्यादा बड़े फ्यूचर्स और ऑप्शंस पोजीशंस में फोकस करते थे। इस स्ट्रक्चर के थ्रू ग्रुप ने मैनिपुलेटिव इंट्राडे स्टॉक ट्रेड्स को कोऑर्डिनेट किया और एफपीआई के रूल्स को बाईपास किया। अब ये मैनिपुलेटिव स्ट्रैटेजीज कैसे सामने आई? सब शुरू हुआ अप्रैल 2024 में, जब हेज फंड मिलेनियम मैनेजमेंट को जेन स्ट्रीट के प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम्स के अनऑथराइज्ड यूज के लिए सू किया गया इंडिया में, जिससे सेबी ने जेन स्ट्रीट के इंडेक्स ऑप्शंस एक्टिविटी का प्रिलिमिनरी प्रोब शुरू किया। कुछ महीने बाद एनएससी को हर जेन स्ट्रीट ट्रेड को मार्केट अब्यूज के लिए एनालाइज करने का डायरेक्शन दिया गया, जिसके बाद फर्म ने अपनी स्ट्रैटेजीज को डिफेंड करते हुए डिटेल्ड सबमिशंस दिए। लेकिन जब एक्सपायरी डे ओवर ट्रेडिंग रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तब सेबी ने स्ट्रिक्टर रूल्स लगा दिए इंडेक्स ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए। फरवरी 25 में सेबी के इंस्ट्रक्शंस पे एनएससी ने जेन स्ट्रीट को कॉशन लेटर दिया, वार्निंग दी कि वो अपने कोलोसल कैश इक्विवेलेंट पोजीशंस को कंट्रोल करें और मैनिपुलेटिव एक्सपायरी डे पैटर्न्स को रोकें। इन सब रेड फ्लैग्स और रिपीटेड अश्योरेंसेस के बावजूद जेन स्ट्रीट एक्सपायरी डेज पर अपनी बेट्स को बढ़ाता गया और फाइनली 3 जुलाई 2025 को सेबी ने एक एक्स पार्टी इंटरिम ऑर्डर दिया। सब इंडियन बैंक और ट्रेडिंग अकाउंट्स को फ्रीज करते हुए मार्केट एक्सेस को रोका और 4,843 सीआर के एलिज्ड इलिसिट गेन्स को इंपाउंड कर दिया। ये गेन्स ऑर्गेनिक मार्केट एक्टिविटी से नहीं, बल्कि ऐसे मैन्युफैक्चर्ड कंडीशन से आए थे जो उनके बुक्स को फेवर करते थे। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ आती है, जेन स्ट्रीट ने 4,843 सीआर कैसे कमाए? इसको समझने से पहले हमें ऑप्शन एक्सपायरी डेज और ऑप्शंस के एसिमेट्रिक पे ऑफ्स को समझना जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट ये
समझने के लिए जरूरी है कि मार्केट मेकर ने कैसे इतने बड़े प्रॉफिट्स जनरेट किए आखिरकार। ऑप्शंस का एक एक्सपायरी डे होता है, जैसे कि निफ्टी वीकली ऑप्शंस हर थर्सडे एक्सपायर होते हैं। एक्सपायरी डेज पर ऑप्शन प्रीमियम्स, खास तौर पे आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के लिए इंट्राडे वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हो सकती है। मान लीजिए एक ऑप्शन जो 5 रुपए का था वो कुछ मिनट्स में 250 रुपए तक बढ़ सकता है और फिर एक्सपायरी पर 0 भी हो सकता है। स्पेसिफिकली एक्सपायरी डे के 3 से 3:30 बजे तक आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस 0.5 से लेके 1 रुपए के आसपास ट्रेड करते हैं। जेन स्ट्रीट ने इस पीरियड का फायदा उठाया अपने मार्किंग द क्लोज स्ट्रैटेजी के साथ, जो उनके पे ऑफ को मैक्सिमाइज करता था लो प्राइसेस पे ऑप्शंस खरीद के। जेन स्ट्रीट ने 2 की स्ट्रैटेजीज यूज की जो डिफरेंट इंडिसेस को मैनिपुलेट करने के लिए थी। इंट्राडे इंडेक्स मैनिपुलेशन स्ट्रैटेजी, ऑप्शंस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो अंडरलाइंग एसेट के मूवमेंट पे बेस्ड होते हैं, उनकी वैल्यू बदलती है। ये स्ट्रैटेजी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। जेन स्ट्रीट लार्ज क्वांटिटीज में बैंक निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक्स को कैश मार्केट और स्टॉक फ्यूचर्स में बाय या सेल करता था। इसका गोल था बैंक निफ्टी इंडेक्स को आर्टिफिशियली एक डायरेक्शन में मूव करना कुछ ही मिनट्स में। साथ ही वो ऑपोजिट डायरेक्शन में पोजीशंस बिल्ड करते थे ऑप्शंस खरीद के। फिर स्टॉक्स को कैश और फ्यूचर मार्केट्स में डंप करके वो मैनिपुलेशन कंप्लीट करते थे। तो जेन स्ट्रीट ने स्टॉक्स में कैश और फ्यूचर्स पोजीशंस में पैसा खोना था, लेकिन ऑप्शंस पोजीशन में उन्होंने इनॉर्मस प्रॉफिट्स कमा लिए। मान लीजिए 17 जनवरी 24 का एग्जांपल समझते हैं। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स की वजह से बैंक निफ्टी 3% गैप डाउन के साथ ओपन हुआ। 17 जनवरी को मार्केट ओपन होने के बाद जब बैंक निफ्टी डाउन था, जेन स्ट्रीट अग्रेसिव बायर बना बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक्स को कैश और फ्यूचर्स में 4370 सीआर का खरीदारी की थी एलटीपी या अबव प्राइस पे, जिससे इंडेक्स इन्फ्लेट हो गया और बैंक निफ्टी ऊपर गया। साथ ही जब इंडेक्स ऊपर गया उस वक्त जेन स्ट्रीट ने 32,115 सीआर बेरिश पोजीशन बनाई पुट बाइंग और कॉल सेलिंग के जरिए। फिर बेरिश पोजीशन बनाने के बाद जेन स्ट्रीट ने अपनी मॉर्निंग फ्यूचर्स बाइंग डंप की और 5,372 सीआर का नेट नेगेटिव पोजीशन बनाया। ये डंप करना और स्टॉक को कैश और फ्यूचर्स में बेचना शार्प डाउन मूव कॉज करता है और उनकी ऑप्शन पोजीशन से 734 सीआर का प्रॉफिट होता है, जबकि स्टॉक पोजीशंस में सिर्फ 61 सीआर का लॉस होता है। मार्किंग द क्लोज स्ट्रैटेजी को एक्सटेंड करते हुए एक्सपायरी डेज पर। ये स्ट्रैटेजी पहली वाली स्ट्रैटेजी की तरह थी, लेकिन एक कैच था। एक्सपायरी डे के 2:45 बजे के बाद जब सिर्फ 30 मिनट बचे होते हैं एक्सपायरी के लिए, जेन स्ट्रीट इस वक्त लार्ज ऑर्डर्स प्लेस करता था जो क्लोजिंग प्राइस को इन्फ्लुएंस करते थे और लास्ट 30 मिनट्स में ह्यूज मूव्स का फायदा उठाता था। जैसे आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस 1 रुपए से लेके 50 रुपए तक का प्राइस जंप करते थे। अंत में सेबी ने इंट्रीम ऑर्डर के साथ जेन स्ट्रीट के 4 एंटिटीज को इफेक्टिवली लॉक कर दिया है। 4843.57 सीआर का सस्पेक्टेड इलिसिट गेन्स इंपाउंड करके एस्क्रो में डिपॉजिट करने को कहा गया और सभी बैंक्स को फ्रीज कर दिया गया और सिक्योरिटीज मार्केट तक एक्सेस रोक दिया गया। साथ ही रजिस्ट्रार्स और ट्रांसफर एजेंट्स को जेन स्ट्रीट की सिक्योरिटीज के ट्रांसफर या रिडेम्पशन को रोकने के लिए कह दिया गया और 15 दिन के अंदर जेन स्ट्रीट को अपने सारे इंडियन एसेट्स का इन्वेंट्री देना होगा, कैश और डीमैट होल्डिंग से लेकर प्रॉपर्टी और कॉर्पोरेट स्टेक्स तक। फर्म को अब सभी फ्रॉडुलेंट या मैनिपुलेटिव ट्रेडिंग पैटर्न्स को बंद करना होगा, जबकि एक्सचेंजेस को हाइटेंड सर्वेलेंस करने को कहा गया है और जेन स्ट्रीट के ओपन डेरिवेटिव्स पोजीशंस को नेक्स्ट 3 मंथ्स में या नेचुरल एक्सपायरी पर स्क्वायर ऑफ करना होगा, लेकिन एसेट डिस्पोजल सेबी की अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता। ये मेजर मार्केट इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स को सेफगार्ड करने के लिए और किसी भी एसेट डाइवर्जन को ब्लॉक करने के लिए पेंडिंग फोरेंसिक ऑडिट। ये मैसेज भेजने के लिए कि कोऑर्डिनेटेड और डिसेप्टिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, चाहे वो वर्ल्ड के फेमस फर्म्स के द्वारा हो, उन्हें आइडेंटिफाई, एक्सपोज और एक्ट अपॉन किया जाएगा। अब जेन स्ट्रीट के पास एक स्ट्रिक्ट 21 डे विंडो है जिसमें वो फॉर्मल हियरिंग रिक्वेस्ट कर सकते हैं या सेबी के साथ रिटन ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं। अब तक जेन स्ट्रीट ही नहीं, सेबी ने अपनी प्रोब को और वाइड किया है और सस्पिशियस डेरिवेटिव्स ट्रेड्स में दूसरे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को भी शामिल कर लिया है। इससे ये सिग्नल मिलता है कि और ग्लोबल ट्रेडिंग डेस्क को जल्दी सेबी के निशाने पर देखने को मिल सकते हैं। तो जेन स्ट्रीट की 21 दिन की घड़ी अब टिक कर रही है। आपको क्या लगता है अब आगे क्या होगा और क्या और ग्लोबल ट्रेडिंग डेस्क सेबी के क्रॉस हेयर्स में आएंगे? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। टेक केयर, बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.